बेसिक फीचर बताया था आपको। बेसिक फीचर में लिख लिया था आपने सारा। यानी केशवानंद भारतीवाद में बेसिक फीचर कॉन्सेप्ट दिया गया। लास्ट में लिखा क्या था आपने? यानी बेसिक फीचर की सारी बात मैंने बता दी थी, है ना। तो अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को आपको लास्ट में भी याद दिला दें, इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा क्लॉज 4 और 5 जोड़ा आर्टिकल 368 में, और उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन पार्लियामेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। संसद के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और न्यायपालिका के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। मिनर्वा मिल्स केस में इसे नल एंड वाइड बताया गया। इसलिए आज तक बेसिक स्ट्रक्चर का यह कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? द अल्टीमेट पावर बिलोंग टू द जुडिशरी, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका के निर्णय आते हैं वो न्यायपालिका का निर्णय एक एक न्यायाधीशों के द्वारा होता है। कोई 13 जजेस की बेंच है तो न्यायपालिका का निर्णय एक एक न्यायाधीश अलग से देंगे। इसलिए हर मामले में बेसिक स्ट्रक्चर को तय किया जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर के मायने क्या है। इसका मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करने का हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर न्यायपालिका बताएगी, हर मामले में अलग बताएगी। इसलिए जितनी सूची हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर की है दैट इज इनकम्प्लीट। आने वाले समय में ये जुडिशरी के ऊपर है तो किस तरीके के बेसिक स्ट्रक्चर को बताए। अब अगर हम देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर क्या प्रॉब्लम है, आधारभूत संरचना को लेकर क्या प्रॉब्लम्स है, तो फिर आ जाएगा विधायिका वर्सेस न्यायपालिका। तो क्या समस्याएं हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर में सर आपको बता दिया है। और आपने देखा होगा बुक में आपको इशू वाइज दिया हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर में इशू वाइज क्या है, तो इसलिए इशूज वाइज हमने नहीं बताया व्हाट आर बेसिक इशूज इन द बेसिक स्ट्रक्चर। तो आखिर में विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो पहला इशू आता है, पहला इशू है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा न्यायपालिका ने संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया। आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के द्वारा न्यायपालिका ने संसदीय सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया। Judiciary has outrightly rejected the notion of supremacy of parliament. संसदीय सर्वोच्चता के विचार को स्वीकार कर दिया, लेकिन आलोचकों का मानना है कि न्यायपालिका ने स्वयं अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। न्यायपालिका ने स्वयं अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया। Judiciary was willing to maintain its domination on the name of basic structure theory. न्यायपालिका ने स्वयं अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और
संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। संविधान में अंतर्निहित शक्ति पृथक्करण के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। It has violated the principle of separation of power inherent in the Constitution. अब देखिए, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है क्योंकि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का मामला गया। पार्लियामेंट इस बात से बहुत नाराज हुई और पार्लियामेंट की नाराजगी का मूल कारण क्या था कि न्यायपालिका ने यह कह दिया कि संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति सीमित है। इस बात पे पार्लियामेंट को आज भी बहुत ऑब्जेक्शन है कि पार्लियामेंट की पावर सीमित कैसे हो सकती है। अनुच्छेद 367 में जब लिखा गया है, जब ये शक्ति पार्लियामेंट को दी गई तो हाउ इट कैन बी लिमिटेड। और दूसरी, अब ये बात तो बड़ा जायज है, अगर पार्लियामेंट की पहली शिकायत है कैसे ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है। दूसरी बात है, हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबके अलग अलग शक्ति दी गई है, सबके अलग अलग पावर्स दिए गए हैं। और इसी पावर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ न्यायपालिका को झगड़े को हल करने की शक्ति है, संविधान की व्याख्या की शक्ति है, तो क्यों न पार्लियामेंट को संविधान के संशोधन की शक्ति होनी चाहिए। अब अगर हम जुडिशरी का आर्गुमेंट देखेंगे, जुडिशरी कहेगी नहीं, हमने न्यायपालिका पार्लियामेंट का कहना है कि इसने हमसे संविधान के संशोधन की शक्ति छीन ली। जुडिशरी कहना है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने संसद की आर्बिट्ररी, स्वेच्छाचारी, मनमानी शक्ति को नियंत्रित किया, न कि उसने संविधान संशोधन की शक्ति को छीन लिया। और न्यायपालिका का कहना है कि अगर हमने संविधान के संशोधन की शक्ति को छीना होता तो 73 के बाद से लेके 24वें संविधान संशोधन से लेकर 29वें तक की जांच न्यायपालिका ने की थी। तो आज के डेट में हमारे 101 संविधान संशोधन हो गए, तो 70 संविधान संशोधन और हो गए। और अगर बेसिक स्ट्रक्चर ने संविधान संशोधन रोक दिया होता, ये सारे संविधान संशोधन कैसे हुए होते। तो न्यायपालिका कहना है कि नहीं, उसने मनमानी काम को रोका। पार्लियामेंट कहना है कि न्यायपालिका कौन होती है जो हमें बताए कि हम मनमानी काम कर रहे हैं। न्यायपालिका की लैंग्वेज ऑब्जेक्शनेबल है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन आप अगर न्यायपालिका के पक्ष में जाएंगे तो न्यायपालिका के पक्ष में देखेंगे, आपको याद होगा कि 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, तो केवल 4 लोगों के चुनाव को बचाने के लिए 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। इंदिरा गांधी के चुनाव को न्यायपालिका ने रद्द कर दिया गया। उसके बाद अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज ब्रॉट अबाउट, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, इनके चुनाव को कभी न्यायपालिका में सवाल उठाया ही नहीं जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। अब ये तो अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल था। आपने देखो कई बार संविधान की व्याख्या न्यायपालिका कर देती है कि ये संविधान का स्टेटस है, फिर उसे पार्लियामेंट चेंज कर देगी। और पार्लियामेंट चेंज करती है पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पार्टी इंटरेस्ट के लिए। और पार्लियामेंट तो हमेशा कहती है कि नहीं, नेशन इज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट। होता नहीं। इस वजह से न्यायपालिका कह रहा है कि नहीं, हम संविधान के संरक्षक हैं। संविधान के संरक्षक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान के बदलाव के नाम पर संविधान की आत्मा को न छीना जाए, संविधान की स्पिरिट को न छीना जाए। अब संविधान की स्पिरिट क्या है, सेंटिमेंट क्या है, भावना क्या है, अब इसी की व्याख्या करना बड़ा कठिन है और न्यायपालिका कहती है इसे हम बताएंगे। इसे बेसिक स्ट्रक्चर का मामला, और लोगों ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो मूल इशू था फंडामेंटल राइट्स का, इंटरेस्टिंग पार्ट है, लोगों ने कहा कि अजीब सी बात हो गई। न्यायपालिका ने कहा फंडामेंटल राइट छीन लीजिए, उसमें में आपत्ति नहीं है। न्यायपालिका ने, याद होगा कि 39 BC को लागू करने के लिए 14, 19, 31 सप्रेस करिए, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन अबाउट दैट। हमारा ऑब्जेक्शन है कि आपने जुडिशियल रिव्यू कैसे छीन लिया। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस संविधान का बेसिक फीचर है, इसलिए न्यायपालिका ने पार्लियामेंट को रोक दिया। और ये कंडीशन आज तक बनी हुई है।
न्यायपालिका ने तमाम निर्णय को चेंज किया, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को बनाए हुए हैं। और हमने शायद पिछली क्लास में बता ही दिया था, अगर ये चेंज किया जा सकता है बशर्ते से बड़ी बेंच आ जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट आप देखेंगे, कार्यपालिका ने बेसिक स्ट्रक्चर को मिसयूज करने के लिए एक नया तरीका अपना लिया, 9th शेड्यूल। इसी बेसिक स्ट्रक्चर में अंतिम सवाल बन गया 9th शेड्यूल। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है, एक संपत्ति के अधिकार पे तो हमला शुरू से हुआ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 25 से कॉम्पनसेशन शब्द को हटा दिया गया। और उसके बाद से अब ये हो गया कि आखिर में समाजवादी कौन है, समाजवादी कौन है, से मुठभेड़ शुरू हुई। इंदिरा गांधी ने कहा हम समाजवादी, 77 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, देन सेड दैट वी आर रियल सोशलिस्ट। तो रियल में समाजवादी कौन है, इस बात को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ। और जनता पार्टी ने कहा समाजवादी तो हम हैं। और समाजवादी बनने के होड़ में राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन से 44th अमेंडमेंट से पार्ट 3 से हटा दिया गया। वैसे उसे न भी हटाया गया हो तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इतना उसको सप्रेस पहले से कर दिया गया था, उसका हटाना ना हटाना इट वॉज ए सिंबॉलिक फाइट। और आप जानते हैं राजनीति में तो फाइट सिंबॉलिक ही होती है, मूल मामला हो न हो मामला सिंबॉलिक होगा, इसलिए उसको हटा दिया गया पहला। अब सवाल ये है, जब राइट टू प्रॉपर्टी 9th शेड्यूल, जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है तभी तो लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट अगर नहीं है तो व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ 9th शेड्यूल? ये सवाल वाजिब बनता है कि नहीं? 9th शेड्यूल अपने फर्स्ट संविधान संशोधन से बनाया था। एंड व्हाई वाज 9th शेड्यूल? नवीन सूची इसलिए थी कि संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है, और संपत्ति के अधिकार के नाम पर न्यायपालिका लैंड रिफॉर्म एक्ट को इनवैलिड न कर दे, इसलिए हमें एक नो फ्लाइंग जोन चाहिए। अब संपत्ति का अधिकार रहा ही नहीं, और उसके दो प्रहरी बना दिए गए 31, 31B। 31A और 31B से संपत्ति के अधिकार को सप्रेस कर दिया गया। और इंटरेस्टिंग पार्टी है कि 44th अमेंडमेंट से 31 चला गया, 31A और 31B बैठे हुए हैं, यानी मालिक नहीं रहा, चौकीदार पूरी मुस्तैदी से उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। अजीब सी बात नहीं है? तो व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ 9th शेड्यूल एट ऑल? राइट टू प्रॉपर्टी के हटने के बाद नवीन सूची क्या उपयोगिता है, ये कोई बताए? लेकिन अब 73 के बाद इन लोगों ने 9th शेड्यूल का नया मिसयूज करना शुरू किया। अब जरा सोच के देखिए, 9th शेड्यूल वाज ओनली फॉर द लैंड रिफॉर्म एक्ट। 9th शेड्यूल केवल लैंड रिफॉर्म एक्ट के लिए था, तो उसमें क्या और विषय डाले जा सकते थे? और विषय डाले जा सकते थे? नहीं। 9th शेड्यूल वाज प्योरली डिवोटेड फॉर द लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब आपको हम बता दें, 9th शेड्यूल में डाला गया आर्थिक कानून है, MRTP। अब MRTP का मतलब मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, व्यापार और एकाधिकार प्रतिबंधात्मक अधिनियम। और व्यापार एकाधिकार प्रतिबंधात्मक अधिनियम, ये तो बिल्कुल लैंड रिफॉर्म से इसका दूर दूर तक कोई लेना नहीं था, MRTP को डाल दिया गया। तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन कहां डाल दिया गया? 9th शेड्यूल में। तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन, दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। दूसरी बात हो गई, निवारक नजरबंदी कानून है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। ये निवारक नजरबंदी कानून है, इसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। ये तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। और 9th शेड्यूल में डाल दिया गया इसलिए कि फॉर केप्टिंग इट अवे फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब सवाल ये है, 9th शेड्यूल का निर्माण भूमि सुधार की रक्षा के लिए हुआ था या न्यायिक पुनरावलोकन को बचाने के लिए? मिसयूज हो गया। मिसयूज हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट को लगा अच्छा इसको भी करेक्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब लोग सारा विषय इसी में लोग भरे पड़े जा रहे थे। तो 2006 में एक नया मामला आ गया, और दैट केम इन फॉर्म ऑफ IR कोलिहो। IR कोलिहो केस एक नया गया, और IR कोलिहो केस ने 9th शेड्यूल को ही रिव्यू कर दिया।
इसलिए अगर आप पूछेंगे कि आज की डेट में हमारे संविधान कौन सा ऐसा भाग है जो पुनरावलोकन के दायरे में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कोई फिलहाल भाग नहीं है। यद्यपि आपको बता दें, हाँ, यद्यपि ये भी आपको याद दिला दें कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो कई ऐसे पार्ट थे जिनको जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखा गया था। आज भी संविधान में लिखा गया है। कई ऐसे पार्ट हैं जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखे गए हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखी गई हैं। दोनों चीजें हैं। कई ऐसे फेडरल डिस्प्यूट है सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। कई ऐसे इशूज हैं विच वेर केप्ट अवे फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। जैसे आप देखेंगे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ये न्यायपालिका के पुनरावलोकन का भाग नहीं है। मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह, एनी एडवाइस विच इज गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट दैट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सांसदों के विशेषाधिकार, सदन की प्रक्रियाएं, आप याद रखिए इसमें केवल एक ही पार्ट अगर बच पा रहा है, दैट इज डिलिमिटेशन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। बाकी सब न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में है। 9th शेड्यूल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी जुडिशियल रिव्यू के पार्ट में आ गया। और आईआर कोयलाहो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, दो कंडीशन लगाई। जब उसे पूछा गया कि सारे पार्ट को आप रिव्यू करेंगे तो उन्होंने कहा कंडीशन ये है कि 73 के बाद, तो 9th शेड्यूल का रिव्यू किस आधार पे किया जाएगा, पहला एनी सब्जेक्ट विच इज इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल आफ्टर 1973। और आप जानते हैं वाई पोस्ट 1973, वाई आफ्टर 1973, क्योंकि 1973 में केशवन भारती केस आया, बेसिक फीचर की थ्योरी है। उसके पहले 9th शेड्यूल में ऐसा कोई विषय रखा ही नहीं गया था जो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करे। इसका मिसयूज तो 73 के बाद किया गया। तो दो कंडीशन है, 9th शेड्यूल में रखे कि किसी विषय को अवैध किया जा सकता है बशर्ते वो 73 के बाद रखा गया हो, और दूसरा इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे संविधान के आधारभूत ढांचे की उल्लंघन होता हो। ये दो कंडीशन है। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी आरक्षण की बात चल रही थी, तो अब सब लोगों को पता है, कई लोगों ने कहा कि नहीं गुर्जर भाइयों को आरक्षण दे दीजिए और 9th शेड्यूल में डाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात नहीं, हम इधर बैठे हुए देखने के लिए, अब आप आ जाइए। अभी भी लोग यही कहते हैं कि आरक्षण की मात्रा बढ़ा दीजिए, उसके 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, लेकिन अब ये बहुत कठिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा निगरानी इस पे है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू का दायरा लगातार बढ़ता चला गया, जुडिशियल रिव्यू का दायरा बढ़ता चला गया। और जिस तरीके से आप देखेंगे, जिस तरीके से हमारे यहाँ आरक्षण दिया गया, आरक्षण का डिबेट एक अलग होता है, लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ मनमोहन सिंह सरकार जब थी तो उसने उन्होंने क्या किया कि जाट समुदाय को रिजर्वेशन दे दिया, जबकि देयर इज ओबीसी कमीशन। अब देखेंगे संविधान की भावना किस तरीके से उल्लंघन हुआ। अच्छा, रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, पिछड़ों को या अगड़ों को, पिछड़ों को। और पिछड़ा कौन है, कौन तय करेगा, देयर इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट इज अ ओबीसी कमीशन। भाई हमारी संसदीय से बनी हुई संस्था है, ओबीसी कमीशन है। ओबीसी कमीशन लिख रहा है कि जाट को रिजर्वेशन नहीं दिया सकता बिकॉज दे डजंट क्वालिफाई टू बिकम अ बैकवर्ड क्लास। ये बैकवर्ड क्लास नहीं हो सकते, ये पिछड़ी कास्ट ने। सरकार ने कहा चुप कर, बेकार की बात करते, बैकवर्ड क्लास है, हमें वोट लेना है, कोई बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो से हमें क्या मतलब है, हमें वोट से मतलब है। ओबीसी कमीशन ने मना किया, सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इंदिरा गांधी वाली कहानी आपको याद है, इंदिरा गांधी को बहुत सारी बातें पता थी कि उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा, लेकिन हमें देने में क्या नुकसान है भाई, हमने तो अपना क्रेडिट ले लिया। उच्चतम न्यायालय रद्द करे न रद्द करे, उसे तो वोट लेना नहीं है। दिस इज मिस यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात बहुत ध्यान से आपको बताया दोस्तों, पॉलिटिक्स में तो बारीक बातें हो ही नहीं पाती। वेर एवर वी आर स्पीकिंग ऑफ रिजर्वेशन, जो 90 में पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन मिला, उसका फायदा नॉर्थ इंडिया ऑल इंडिया सर्विसेज में कभी नहीं ले पाया। अरे आपको यही नहीं पता, पिछड़ी जातियों में साउथ और नॉर्थ में इतना वेरिएशन है। कर्नाटका में आप जाइए, कम्मा रेड्डी, दे बिलोंग टू द बैकवर्ड कास्ट।
तमिलनाडु में जाइए और नॉर्थ इंडिया में आइए, आप याद रखिए दोस्त, कोई कंपैरिजन नहीं है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है यूपीएससी पूरी इस बार के रिजल्ट की लिस्ट 3-4 साल की 10 साल की लिस्ट उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा रिजर्वेशन का फायदा नॉर्थ इंडिया को मिला है, साउथ इंडिया को मिला है। रियल में ये है। इसका मतलब है रिजर्वेशन का फायदा वो ले गया जो डिजर्व नहीं करता था। यही हमारे देश कहानी बन गई। ये तो हर जगह हो रहा है। अब बताइए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एक ही परिवार के 7 लोग रिजर्वेशन का फायदा लेते जा रहे हैं। क्रीमी लेयर कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्या कहेंगे, ना ना तुम तो हमारे संविधान संशोधन को रोकते हो। पार्लियामेंट तो यही कहेगी, पार्लियामेंट ऐसा लॉ क्यों नहीं बना रही है? इसलिए सच में आप देखिए, जब 90 में रिजर्वेशन दिया गया तो पूरी लिस्ट को थॉरो करना चाहिए था, रिव्यू करना चाहिए था, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच वेरिएशन बढ़ना चाहिए था, जिससे रिजर्वेशन उन लोगों को मिल सकता जो रियली में उसको चाहते थे। ये दोस्तों बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। अब इसीलिए इसका गड़बड़ होने का मतलब क्या है, वो मैं लिखना नहीं है। दैट इज अ मैनिफेस्टेशन दैट हाउ पार्टीज वांट टू मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी को केवल क्या चाहिए? पार्टी इंटरेस्ट, पार्टी समुदाय का भलाई, ये सब तो उनके घड़ियाली आंसू है। इनको किसी भी कीमत पावर चाहिए, तो पावर चाहिए, संविधान की भावना का मिसयूज करेंगे। संविधान की भावना का मिसयूज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बचाएगा तो कोई गलत किया उसने? यही पूरा डिबेट है। इस वजह से और माना गया कि गठबंधन सरकार में लगातार सरकार की शक्ति कमजोर होती रही, तो न्यायपालिका को आगे बढ़ने का मौका मिला। आज तक बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ने कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मोदी ने पहली बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। 30 सालों के बाद इनका थोड़ा हौसला बढ़ गया था। इनको लगा हमारी बहुमत की सरकार है, अब हमें मोदी मतलब मोदी का भाव कोई लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। दोस्तों बहुत निराश हुए, और कहा तो जाता है कि इंदिरा गांधी के बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पहले 2 साल में बड़े झगड़े हुए, और फिर बाद में सरकार ने अपने आप को पीछे खींचा। इसलिए नाउ जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर इंडियन डेमोक्रेसी। अब बताइए, न्यायपालिका ने भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया, अच्छी बात की? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर लिमिटेड है, और लिमिटेड कहाँ है? इसका मतलब आज की डेट में संविधान का संशोधन हो सकता है, 2 शर्त है। और अब बार बार आपको बताते हैं, जब प्रीलिम्स में भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा, तो मुझे इस बात में बहुत सीरियस डाउट है कि एग्जामिनर ये पूछेगा कि आपको दे देगा 4 ऑप्शन कि संसदीय शासन, संघात्मक शासन, पंथ निरपेक्षता, बताओ बच्चों इसमें से कौन सा आधारभूत ढांचा नहीं है या है? नहीं पूछेगा वो। अगर आप इतने सरल प्रश्न की उम्मीद में है तो नहीं पूछेगा, हमेशा अप्लाइड सवाल पूछेगा वो। इसमें बार बार आपको ध्यान दिलाता रहता हूँ कि आप पीटी के पढ़ने का ओरिएंटेशन हमेशा चेंज करिए। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा वो। और अजीब सी बात नहीं, कट ऑफ में बार बार कहता हूँ, कट ऑफ में 98 कट ऑफ जा रहा है पीटी का। इसका मतलब 50 सवाल करने हैं, और हम तीरंदाज बनते हैं, 100 सवाल करने का प्रयास करते हैं, 50 नहीं खिसक पाते। अब भाई बताइए, पीटी में कौन सा, लोग कहते हैं बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, अरे पीटी में कंप्यूटर कौन सा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? पीटी में तो आप पास करो। दूसरी बात, इसका मतलब भविष्य में, अगर भविष्य की बात करें, जैसे कॉन्सेप्चुअल की बात हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, भविष्य में संसद के संविधान संशोधन पर व्हाट इज लिमिटेशन? भविष्य में संसद के संविधान संशोधन पर लिमिटेशन क्या है? पहला, बेसिक स्ट्रक्चर का संशोधन नहीं हो सकता। भविष्य में मतलब अगर भविष्य में हम कहें कि व्हाट इज लिमिटेशन ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पे लिमिटेशन क्या है? पहला, आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं हो सकता। और आधारभूत ढांचा क्या है? वो खुद न्यायपालिका तय करेगी, हर मामले में अलग अलग तय करेगी। इसका सीधा सा मतलब है, आप सब कुछ बदल लीजिए, वो जो न्यायपालिका मना करती है। जबकि संविधान निर्माताओं ने प्रोटेक्शन केवल पार्ट 3 को दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर ने पूरे संविधान के लिए बुलेट प्रूफ तैयार कर दिया। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का डिसीजन ओरिजिनल फाउंडिंग फादर से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। वो केवल पार्ट 3 को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है,
इट इज कवरिंग द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी संविधान का संशोधन कर लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर का मत करिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम बताएंगे और हर केस में अलग अलग बताएंगे। दूसरी बात, प्रोसीजर, यानी दूसरा क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा, 2/3 बहुमत चाहिए आपको। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था कि अगर किसी को 2/3 बहुमत मिले और जो हमारे संविधान से नाराज हैं, दे कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान किसी भाग को चेंज कर देंगे, किसी पार्ट को बदल के रख देंगे। आज ये बात सही नहीं है। केवल 2/3 बहुमत मिलना संविधान संशोधन की गारंटी नहीं है। और क्यों? क्योंकि आप याद रखिए, 2/3 बहुमत किसी को मिल जाए तो क्या वो पंथनिरपेक्ष सरकार को धार्मिक सरकार में बदल सकता है? नहीं। 2/3 बहुमत मिल जाए तो क्या संघीय शासन को एकात्मक शासन बदल देगा? नहीं। ये आप नहीं कर सकते। बाकी आप कर लीजिए, बाकी आप कर लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बड़ी उपयोगिता है। तो अगर एग्जामिनर अप्लाइड सवाल पूछेगा इस किस्म का होगा कि भविष्य में संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पे क्या क्या प्रतिबंध है, ये अप्लाइड सवाल है जो लिखा नहीं गया है। बेसिक स्ट्रक्चर से ही बनता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या तो लिखा गया है, और जो चीजें रटी जा सकती हैं, लिखी जा सकती है, हम ये नहीं करें उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रायिकता हमेशा कम रहेगी। 1% इधर रहेगा, 99% इधर रहेगा। एग्जामिनर का ध्यान हमेशा ऐसे बातों पर होगा, क्या नवीन सूची संशोधन हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रिक्वायरमेंट, ये दो चीज रिक्वायरमेंट है। वैसे लास्ट में एक आपको केशवन भारती केस की आलोचना को बता दें। केशवन भारती केस की बड़ी आलोचना क्या है? केशवन भारती केस ने कहा कि जब लिखने की बात नहीं है, सब तो लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे उसमें। तो आप देखेंगे केशवन भारती केस की बड़ी आलोचना होती है। एक सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी है। और कई बार लोग कहते हैं, एक बार आलोचना ये है कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में अब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत न्यायपालिका देती है। एक एक न्यायाधीश के बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस में दो न्यायाधीश बैठे थे। एक ने कहा कि निष्पक्ष और निर्वाचन, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन आधारभूत ढांचा है। दूसरे ने कहा नहीं है। किस बात को हम माने? प्रॉब्लम आ रही है। बेसिक स्ट्रक्चर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दैट इज क्रिएटिंग एंटायर प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी। अब संविधान की व्याख्या स्पिरिट के हिसाब से होगी, आत्मनिष्ठा के हिसाब से होगी, कल आप क्या व्याख्या कर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, प्रॉब्लम आएगी। तीसरी बड़ी लीगल प्रॉब्लम है। एक बहुत ध्यान से आपने देखा होगा, उच्चतम न्यायालय ने केशवन भारती वाद में कहा था कि आप फंडामेंटल राइट्स को छीन लीजिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, न्यायिक पुनरावलोकन को मत छीनिए। जबकि लोग मानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 और 32 से बेसिक आती है। न्यायिक पुनरावलोकन फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, बात पर ध्यान देने की है। वाई? इवन जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल है जुडिशियल रिव्यू का बेस बनता है? 32 क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13। केशवानंद भारतीवाद ने कहा कि फंडामेंटल राइट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जबकि जुडिशियल रिव्यू का पार्ट ही फंडामेंटल राइट से निकल रहा है। बात इस तरीके से कहें कि केशवन भारती केस में न्यायपालिका कुछ ऐसा कह रही है कि आप एक व्यक्ति की खूब पिटाई करिए, लेकिन उसके हेयर स्टाइल कोई नुकसान मत पहुंचाइए। यानी एक हमारी गिलहरी है, एक व्यक्ति ने गिलहरी को मार डाला, लेकिन उसके पूंछ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उन्होंने देखो भाई पूंछ, हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका मतलब है जुडिशियल रिव्यू इज अ टेल ऑफ चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, और आप पूंछ को पकड़े हुए हो, शरीर को आपने मार दिया। कई लोग कहते हैं कि इन डेज टू कम इट मे बी चेंज्ड, ये चेंज हो सकता है, लेकिन संभावना तो कम है। कई लोग कहते हैं इसमें लीगल थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है। जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो बाद में मिनरल मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार निदेशक तत्व का समन्वय ये बेसिक फीचर है। लेकिन फिर कल के लिए कोई मामला आएगा तो न्यायपालिका ये भी कह देगी कि ये मूल अधिकार भी बेसिक फीचर है। कहना तो उसी को है। यानी कुल मिला के अब संविधान के परिवर्तन की अंतिम बागडोर किसके हाथ में है? न्यायपालिका के हाथ में।
इससे पार्लियामेंट को बड़ी ऑब्जेक्शन है, सारी बात मैंने बता दी। क्या प्रो है क्या कौन से। अगला अगला पार्ट देखेंगे। अगला जरा आपको बता दें कि आगे बढ़ने से पहले हम उच्चतम न्यायालय की शक्ति देख रहे हैं, बात हम आपको फिर याद दिला दें। उच्चतम न्यायालय कुछ तकनीक शक्ति, आपको तो संघात्मक शक्ति, अपीली शक्ति, वो कभी एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी जरा एक बेसिक और बता दें। अगला हेडिंग है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या फर्क है। अगला हेडिंग है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता में क्या फर्क है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता में क्या फर्क है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। एक बात ये भी याद दिला दे, आपने 32 पढ़ा होगा तो एक फैक्ट आपको याद दिला दे। अच्छा, न्यायिक विधायन क्या है, या जानते हैं। न्यायिक विधायन क्या है, जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है। भाई न्यायपालिका जब विधि बना दे उसे क्या कहेंगे, न्यायिक विधायन। ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट है। हमने कई जगह तो इसका एग्जाम्पल बताया कि जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, या शराब पीने वाले मामले में, जहाँ न्यायपालिका ने ही लॉ को बना दिया, प्रोसीजर बता दिया कि ये लॉ है, जो आपने बनाया वो ठीक नहीं है, न्यायिक विधायन है। एक और सवाल आपने कभी देखा, एक सवाल एक और बात आगे बढ़ने से पहले बता दें, रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा एक लैटिन शब्द है जो आर्टिकल 32 के बारे में यूज होता है। एक लैटिन शब्द है, आर्टिकल 32 के साथ यूज होता है। रेस जुडिकेटा का शाब्दिक मतलब है थिंग डिसाइडेड अर्लियर, जिसका पहले से ही निर्धारण हो चुका हो। अब पहले से निर्धारण कौन कर चुका हो, उच्चतम न्यायालय। इसका मतलब है न्यायपालिका में कोई मामला ले जाने पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लागू होता है। रेस जुडिकेटा का मतलब बहुत सिंपल सी बात है। एक गांव में पंडित जी कथा कह रहे थे और श्रोता आधे घंटे बाद पहुंच रहे थे। तो जो आधे घंटे बाद श्रोता पहुंचा था, पंडित जी एक बार फिर से, आधे घंटे फिर पंडित जी एक बार फिर से, शाम तक कोई कथा पूरी नहीं हुई पाई दोस्तों। इसलिए एक बार अगर न्यायपालिका ने किसी मामले पर निर्णय दे दिया, उसी वादे पे दोबारा आप न्यायपालिका के सामने नहीं जा सकते। यही है रेस जुडिकेटा, थिंग डिसाइडेड अर्लियर। यानी इस मामले में न्यायपालिका ने एक बार निर्णय दे दिया है, उसी मामले में आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते दोबारा। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है, ये रेस जुडिकेटा का मतलब है जिन मामलों में पहले से न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया है, अब बार बार उसी मामले को लेके जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि समय खराब होगा न्यायपालिका, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति को जब तक उसके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा तब थोड़े बैठेगा वो। क्या एक बार फिर से देख लो यार, एक बार फिर से। जैसे होता क्या था, अभी आप क्रिकेट खेलिए और टॉस करिए और आपके फेवर में ना फिर से टॉस होगा, सही नहीं उछाला गया था, फिर से टॉस होगा। न्यायपालिका में सब ड्रामा नहीं चलेगा, फिर से टॉस होगा। ये थिंग डिसाइडेड अर्लियर। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, रेस जुडिकेटा का एक्सेप्शन क्या है। अब मान लीजिए किसी केस में नया सबूत आ जाए, उसी मामले को फिर से न्यायपालिका ले जा सकते हैं। नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, नया सबूत मिल जाए, कोई नई इन्फॉर्मेशन या न्यू एविडेंस मिल जाए, तब तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो हम उसी मामले को दोबारा न्यायपालिका ले जा सकते हैं। या दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण में रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल लागू नहीं होता। इसलिए आप देखते हैं वकील जमानत लेने का प्रयास बार बार करता है। लालू यादव की जमानत लेने का प्रयास किया जा रहा है, एक बार नहीं कई बार किया गया। आसाराम बापू कई बार किया गया। तो दूसरा एक्सेप्शन क्या है, हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में भी रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। बंदी प्रत्यक्षीकरण में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब है
इसमें आप किसी मामले को बार बार न्यायपालिका के सामने ला सकते हैं। यही है रेजुडिकेटा। अब आपको बता दें, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या डिफरेंस है भी नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। और जब आप लिखेंगे तो इशू वाइज लिखेंगे, व्हाट आर इशूज। तो पहला कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जुडिशियल रिव्यू, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां पढ़ी है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ी है, अभिप्रायिक है, दोनों में अंतर नहीं है। अब देखें रिव्यू, रिव्यू शब्द का मतलब होता है, जैसे फिल्म का आपने कभी रिव्यू किया है, कोई फिल्म देखा उसका रिव्यू किया हो। जिन लोगों ने कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में एमफिल की पढ़ाई की, पीएचडी पढ़ाई की, उनको बुक का रिव्यू करना होता है। आप बुक का रिव्यू करके दीजिए। अच्छा, रिव्यू किसी घटना के होने के बाद होता है, फिल्मों के रिलीज होने के पहले रिव्यू होता है, बाद में होता है। तो बस सीधी सी बात है, रिव्यू का मतलब क्या है, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का न्यायपालिका फिर से देखे, रिव्यू करे, यही क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। यही तो न्यायिक पुनरावलोकन है। तो विधायिका क्या करती है, विधि का निर्माण करती है। कार्यपालिका क्या करती है, नीतियों का निर्माण करती है। उन्हीं की वैधानिकता का न्यायपालिका परीक्षण करती है। तो क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। आधार अधिनियम को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया है, क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। SC/ST एक्ट को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया, क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। NJC को उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया गया, व्हाट इज दिस, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन। अच्छा, आर्टिकल 356 के मिसयूज को न्यायपालिका में चैलेंज किया गया, व्हाट इज दिस, जुडिशियल रिव्यू। और आप फिर ये पूछेंगे, अच्छा न्यायपालिका को इस शक्ति, क्या ऐसा संविधान में लिखा गया है क्या जुडिशियल रिव्यू है। लिखा नहीं गया है, हमारे यहाँ कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि जुडिशरी इज गिवन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। संविधान में लिखा नहीं गया है। लेकिन चूंकि संविधान ही लिखित है, इसलिए लिखित संविधान में न्यायपालिका को ये देखना पड़ेगा कि कोई भी विधि ऐसा न हो, कोई भी कानून ऐसा न हो जो सर्वोच्च विधि के खिलाफ हो। व्हाट इज सुप्रीम लॉ, संविधान। भाई सर्वोच्च विधि क्या है, संविधान। तो संविधान के खिलाफ कोई विधि न हो, दैट इज एग्जामिन बाय जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन अपने आप होगा। अब उसके तमाम डिबेट है हमारे यहाँ। कुछ लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन कैसे निकाले न्यायपालिका ने, उसके बारे में 2 ओपिनियन हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार भारतीय संविधान में सीधा है, क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 13 एंड 32। कुछ लोग कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा आधार है। कुछ लोग सीधा कोई आधार नहीं है। हमारे यहाँ संविधान लिखा हुआ है, एंड पावर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब क्लियरली। सरकार की सभी अंगों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है, इसलिए कोई अंग अपनी लक्ष्मण रेखा को न लांघे, इसके लिए क्या किया जाता है, न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू करती है। कुछ लोग कहते हैं जुडिशियल रिव्यू लिखा गया सीधा है, कुछ लोग कहते हैं इनहेरेंट नहीं है, दैट इज इन्फर बाय जुडिशरी। लेकिन जुडिशियल रिव्यू का सीधा सा मतलब है न्यायपालिका के द्वारा विधायिका कार्यपालिका कामों का पुनरावलोकन। क्यों, संविधान की रक्षा के लिए। क्यों, मूल अधिकार को बनाए रखने के लिए। क्यों, बिकॉज इट इज गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही न्यायिक पुनरावलोकन है। लिखने की भाषा का प्रयोग करें तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है, जुडिशियल एग्जामिनेशन। जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ विधायिका और कार्यपालिका के कामों का न्यायिक परीक्षण, यही तो न्यायिक पुनरावलोकन है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक परीक्षण, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। और हमने पहले बता दिया न्यायिक परीक्षण क्यों, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, बिकॉज जुडिशियल इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब अगर इसी बात का कि जुडिशियल एग्जामिनेशन किन किन चीजों का न्यायपालिका एग्जामिनेशन कर सकती है, आज तो आप देखेंगे लगभग हर चीज का एग्जामिनेशन किया जा रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन किस किस का हो सकता है? 356 हो सकता है, ऑर्डिनेंस हो सकता है, लॉ हो सकता है, और 1973 के बाद संविधान संशोधनों का भी न्यायिक पुनरावलोकन होता है। तो विच आर द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? पहला, पार्लियामेंट्री एक्ट, कोई पार्लियामेंट्री एक्ट हो इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ऑर्डिनेंस हो, अध्यादेश हो, इसका रिव्यू होगा। अध्यादेश है, एक्ट है, यहां तक कि सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर है उसका भी रिव्यू होगा। तीसरा, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? एक सेकेंड स्टेज वर्क है। इसका मतलब पहले विधायिका और कार्यपालिका कोई काम करेगी, न्यायपालिका की भूमिका बाद में आती है, पहले नहीं आती। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है इट इज ए सेकेंड स्टेज एक्टिविटी। इसका इसकी कार्यवाही तब शुरू होती है जब कार्यपालिका विधायिका ने काम पहले ही कर लिया हो। इसे कहते हैं सेकेंड रिसोर्ट एक्टिविटी। इसे हम ये नहीं कहेंगे, द्वितीयक गतिविधि नहीं कहेंगे। द्वितीयक का मतलब सेकेंडरी हो जाता है, कम महत्वपूर्ण। हम इसे ये नहीं कहेंगे द्वितीय गतिविधि है, हमें कहेंगे कि दूसरे चरण की गतिविधि है। द्वितीय का दूसरे चरण में फर्क हो जाएगा। दूसरे चरण का सेकंड स्टेज एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेज में कौन काम करेगा? पहले कार्यपालिका विधायिका काम करेगी, तब ये देखेगी या पहले से ही देखेगी? पहले काम करेगी। और माना जाता है देयरफॉर जुडिशियल रिव्यू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। और कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? पहला, 32 को देखा जाए, क्लॉज 13 ऑफ आर्टिकल 2 को देखा जाए, तो उससे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, संवैधानिक है। और कैसे संवैधानिक है? क्योंकि हमारे संविधान में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान की सर्वोच्चता है, तो संविधान की सर्वोच्चता है तो शासन के हर अंग काम की परीक्षा होगी। अगर हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है तो शासन के हर अंग के काम की परीक्षा होगी। यही क्या है? न्यायिक सुप्रीमेसी है। इसका मतलब है, या इसको ऐसे लिखिए कि हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर है तो हर सरकार के हर अंग के काम निर्धारित है। निर्धारित है तो न्यायिक पुनरावलोकन है। लेकिन आप याद रखिए, अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, अच्छा जीएस में ऐसा आ गया तो फिर लिख दिन चल जाएगा। लेकिन अगर हमने फिर बताया कि एक्ट का इनका जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं करेंगे तब तक बात न्यायिक पुनरावलोकन की नहीं बनेगी। कि कोई एग्जाम्पल आप दीजिए, ऑर्डिनेंस का कोई एग्जाम्पल दीजिए, तब ये होगा न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन कुल मिला के इसलिए होता है। आप कहेंगे कि अब जब सवाल अलग आ जाए कि हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब तो ये है, न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? वाई देयर इज नीड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया? हमारे यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपको याद दिला दे, पहला लिखित संविधान, दूसरा संघीय शासन, तीसरा फंडामेंट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, चौथा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन कारणों से हमारे न्यायिक पुनरावलोकन है। इसका मतलब हमारे लिखित संविधान न होता तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता। ब्रिटेन में नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन क्यों? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि कार्यपालिका विधायिका कामों को नियंत्रण क्यों किया जाए? मूल अधिकार का हनन न हो। कार्यपालिका विधायिका कामों का नियंत्रण क्यों किया जाए? संविधान का उल्लंघन न हो। तो वाई जुडिशियल रिव्यू? पहला, बिकॉज ऑफ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है, और लिखित संविधान शासन की हर अंग की शक्तियों को सीमित करता है।
वाई जुडिशियल रिव्यू? फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारों की प्राथमिकता है, सरकार की नहीं। तो सरकार अधिकारों को दमन न कर दे, देयरफॉर जुडिशियल रिव्यू। तीसरा, वाई जुडिशियल रिव्यू? हमारे संघात्मक शासन है, संघ सरकार राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और शक्तियों के बंटवारा का कोई उल्लंघन न कर पे, हु विल इंश्योर दैट? जुडिशियल। तो हर प्रश्न का उत्तर लगा, वाई जुडिशियल रिव्यू, उसका कारण अलग है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, इसका कारण अलग है। यद्यपि एक स्तर पे दोनों चीजें मिली हुई है, एक स्तर पे दोनों चीजें मिली हुई है। अब देखिए एक्टिविज्म क्या है? एक्टिविज्म का मतलब है इसमें क्या है, जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क। देखो इसमें क्या एक्टिविज्म में क्या है, जुडिशरी के द्वारा कार्यपालिका विधायिका को कार्य के लिए निर्देश देना, काम का परीक्षण न करना। व्हाट इज एक्टिविज्म? issuing instructions to executive and legislature by judiciary। न्यायपालिका के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को विभिन्न काम करने के निर्देश देना, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायपालिका के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका को विभिन्न काम करने के निर्देश देना, issuing an instruction to executive and legislature by judiciary। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये न्यायपालिका ने विधायिका कार्यपालिका कामों को निर्देश दिया, कोई एग्जाम्पल आप बताएंगे कैसे निर्देश दिया? क्या आप सीधा लिखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। अब यहाँ यूज कर देंगे पीआईएल, या कॉन्क्रीट चीजों को यूज करेंगे। हमने फिर कहा अदरवाइज कल पॉइंट वाइज लिखना चीजें एग्जामिनर को भी समझ में नहीं आएगी, उसका लगे यार कैसे क्या लिख रहा है ये। पीआईएल, यू विल गिव देन एग्जाम्पल ऑफ पीआईएल। बाकी चीजें एग्जाम्पल आप लिखें कॉन्सेप्ट जरूर आप लिखेंगे। दूसरा, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक्ट ऑर्डिनेंस और ऑर्डर, इनका तो जुडिशियल रिव्यू पहले से होता था, लेकिन जिन चीजों को जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था, अब दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एक्टिविज्म, एक्टिविज्म का मतलब ऐसा लगता है रिव्यू एंश्योर द सेपरेशन ऑफ पावर। रिव्यू का मतलब है विधायक का काम जैसे विधि का निर्माण करना है, कार्यपालिका क्रियान्वयन करना है, वैसे न्यायपालिका काम जांचना है। ये सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कि न्यायपालिका जो काम पहले नहीं करती थी उसने वो काम करना शुरू कर दिया। कैसे? जैसे आप देखेंगे संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन पहले होता था, कब शुरू हुआ? 73 से। और ये भी आपको याद दिला दें, रिव्यू करने का मतलब ये नहीं किसी कानून को रद्द ही कर देना, किसी कानून को अनुमति दे देना, यह भी रिव्यू करने का मतलब है। अब देखिए कहाँ कहाँ रिव्यू हो रहा है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी रिव्यू होने लगा है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज। संविधान संशोधन का अमेंडमेंट होने लगा, ये संविधान संशोधन का पुनरावलोकन होने लगा, ये अपने आप में नई बात आ गई, पहले तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। सामान्य विधि का पुनरावलोकन होना, इधर संविधान संशोधन का। और दूसरा आपने देखा होगा स्पीकर के कार्यों का पुनरावलोकन हो गया, दैट इज स्ट्रेंज। अब आपको याद आ रही है स्पीकर वाली बात, हमने पहले बता रखी थी, द फंक्शन ऑफ स्पीकर इज आल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तीसरा, और अब देखेंगे गवर्नर 356, ये सब सब्जेक्ट जुडिशियल रिव्यू हो गए, जो कहीं न कहीं जहां पे मंत्री परिषद की विशेष सलाह होती है, जो मना किया गया है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर प्रिविलेज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, संसद के विशेषाधिकार परंपराएं, उनका भी पुनरावलोकन कर लिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
और कुल मिला के एक लाइन आपको बता दें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया में बदल देना, ये क्या है? एक्टिविज्म। चेंजिंग द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इससे बड़ा एक्टिविज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर की थियरी, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा एक्टिविज्म का? अब देखिए, हमने यहाँ सब कुछ यूज कर दिया, अभी हमने अलग अलग पढ़ा। ये लिखने में हमेशा ध्यान देने की बात है। एक बार हो सकता है अलग आपसे एग्जामिनर पूछ ले, अलग पूछा जाए तो भी उसे लाइए, एक में पूछा जाए तो भी कनेक्ट करने का प्रयास करिए। मेंस में तो याद रखिए, पीटी में ऑब्जेक्टिव क्लियरिटी रहे कि ये है, क्या क्या पूछे। मेंस में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज को देख रहे हैं, दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पाए तो कभी प्रश्न आपका पूरा नहीं होगा, एकदम से सतही प्रश्न लिखा जाएगा। अब बताइए, ये एक्टिविज्म है या नहीं है? एक्टिविज्म है। इसमें से हर चीज मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैं पहले एक एक बात को मैं बताता हूँ। पहले मैंने एक एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट आपको बता दिया, फिर हमने उसको जोड़ दिया। तीसरा, वाई एक्टिविज्म? न्यायपालिका गतिविधि सेकंड स्टेज की रही है, फर्स्ट स्टेज की हो गई है? अरे जब इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो न्यायपालिका पहले काम कर, अभी न्यायपालिका का सड़क बनाओ। अभी जस्टिस ठाकुर थे तो उन्होंने कहा था सिविल एविएशन से कि आप शिमला के लिए फ्लाइट शुरू करो। सरकार ने कहा तो बिल्कुल नहीं शुरू करेंगे, पहले शुरू भी कर देते। याद रखिए, न्यायपालिका विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए ये उपाय अपनाओ। यार तुम्हें सब देखने से क्या मतलब है? नर्सिंग में एडमिशन करो, सीएनजी चलाओ, स्कूल में फीस ऐसे लो। यानी न्यायपालिका पहले रूप में काम करने लगी, न्यायपालिका शक्तिमान बन गई कि नहीं बन गई? द्वितीय क्षण में काम कर रही है या इट इज वर्किंग इन अ फर्स्ट स्टेज? ये तो पहले ही काम कर दे रही है। विधायिका कार्यपालिका से पूछ रही, जेल ऐसे बना दो, ऐसे हवा चला दो, प्रदूषण रोक दो, ताजमहल साफ कर दो। न्यायपालिका का आओ साफ करते हैं, विधायिका का साफ करते हैं दोस्तों, तुम्हें को साफ कर देंगे। चौथा, रिव्यू तो संवैधानिक है, रिव्यू संवैधानिक है क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन एक्टिविज्म क्या है? दैट इज डिबेटेबल। ये संविधान में है नहीं है, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिबेट। या फिर में संविधान में है नहीं है, या दैट इज इनोवेटेड बाय जुडिशरी, ये खुद न्यायपालिका द्वारा निर्मित किया गया। और बाकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। न्यायाधीशों के द्वारा खुद न्यायाधीशों की नियुक्ति एक्टिविज्म है या नहीं है? अच्छा, ये है रिव्यू और एक्टिविज्म में फर्क, ये स्पष्ट है। लेकिन आपने किताब में एक और चीज पढ़ी होगी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच। ओवर रीच पढ़ा होगा। एक्टिविज्म ओवर रीच में आपको क्या अंतर समझ में आया? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? देखिए, इसे मैं बार बार कहता हूँ, तो इत्मीनान से पढ़िए, कोई भी छोटी चीज उसी को बार 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 पढ़िए। तो जब हम ये सवाल करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवर रीच, क्या है ओवर रीच, क्या है? आपने किताब से पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा तो बताइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिविज्म एंड ओवर रीच? अति सक्रियता क्या है, सक्रियता क्या है? ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने पढ़ा? बाकी लोगों ने? अच्छा, क्या करें? क्या पूरी बात बताइए, पूरी। किसमें? क्या होगा वो? पूरी बात ऐसे बताना चाहिए। याद रखिए, यही बेसिक डिफरेंस है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप देखेंगे, कुछ लोगों ने सक्रियता और अति सक्रियता के बीच अंतर किया है।
क्योंकि कई बार न्यायपालिका, जब हम इस बात को सक्रियता कहते हैं, तो न्यायपालिका उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। न्यायपालिका कह रही भाई हम तो संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, तो न्यायपालिका साहब से पूछेंगे संविधान की ऐसी व्याख्या की जाती है, इसे कर रहे हो क्या, संविधान में जो लिखा है वो करोगे? तो न्यायपालिका कहना है अरे भाई संविधान के लिखे गए शब्दों के मतलब समय के साथ बदल जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी स्टैटिक। संविधान की व्याख्या, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट, और जीवंत है, तो निश्चित तौर पर परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाएगा। तो हम व्याख्या समय के हिसाब से करेंगे। तो न्यायपालिका तो मानती नहीं हम सक्रिय है, नहीं मानती। लेकिन अब देखेंगे आजकल न्यायपालिका का पॉलिसी मेकिंग में भी इंटरफेरेंस चल रहा है। पॉलिसी मेकिंग इज एन एक्सक्लूसिव जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए संविधान की व्याख्या का अधिकार तो न्यायपालिका का है, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। तो जब आप पॉलिसी मेकिंग में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बीसीसीआई से लेकर ब्लैक मनी के मामले में, पर्यावरण के मामले में, सीएनजी के मामले में, पॉलिसी मेकिंग के कामों को लोगों ने कहा अति सक्रियता। याद रखिए, लेकिन अगर अति सक्रियता और सक्रियता के बीच अंतर न पूछा जाए, दोनों को साथ साथ लिख दीजिए। कई लोग सक्रियता अति सक्रियता के बीच अंतर नहीं मानते, क्योंकि पीआईएल में जब सरकार को निर्देश देना शुरू किया तो उसमें पॉलिसी निर्देश भी थे। इसका मतलब हमने अति सक्रियता को जोड़ के भी रखा, लेकिन टेक्निकली आप अंतर कर सकते हैं अति सक्रियता और सक्रियता। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको सारी चीजें लिख के दी गई है, सब चीज लिख के दी गई, तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं इसको, क्या करें? तो दूसरी बात है, तो सक्रियता ये स्पष्ट हो गया। अति सक्रियता का मतलब है जहां न्यायपालिका नीति मामलों में हस्तक्षेप करे, और सक्रियता का मतलब है जहां संविधान की नवीन व्याख्या करे। ये दोनों फर्क आ गया। लेकिन कभी भी याद रखिए, लेखन का तरीका क्या होता है, आपको लास्ट में बता दें, मेंस एग्जाम में कभी आ जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता के बीच अगर आप अंतर बताइए, तो लास्ट में बात जरूर लिखेंगे कि आखिर में हमने तो अंतर ऐसा बता दिया, ये कहना किसका है, क्या न्यायपालिका ऐसा अंतर मानती है? इसलिए आप आगे आगे बढ़ के बात बता दीजिए कि नहीं, न्यायपालिका का मानना ही नहीं को सक्रिय है। द टर्म एक्टिविज्म इज प्रोपोगेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका ने मामला हटाया कि न्यायपालिका सक्रिय है, न्यायपालिका सक्रिय है, और न्यायपालिका सक्रिय है, और न्यायपालिका का तीना ना, हम तो अपने मूलभूत कामों का कार्य निर्वहन कर रहे हैं। हम अपने हमारे मूलभूत काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, संविधान की व्याख्या, हमारा तो मूलभूत काम है। इसलिए द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म इटसेल्फ द मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन न्यायपालिका कहीं न कहीं कुछ सक्रिय है नहीं है, लेकिन सक्रिय है इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो सवाल ये है, न्यायपालिका का सक्रिय होना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है या बुरा है? ये एग्जाम्पल, ये बात आप लिख लीजिए, अगला हेडिंग है। न्यायिक सक्रियता का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव। न्यायिक सक्रियता का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओवर डेमोक्रेसी। न्यायिक सक्रियता का भारतीय लोकतंत्र पर प्रभाव। तो पहला पॉइंट, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन were utilized under the notion of judicial activism। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया गया। जनहित याचिकाओं का प्रयोग किया गया जिससे जीवन के अधिकारों का भी अत्यधिक विस्तार हुआ, which expanded the meaning of right to life।
जिससे जीवन के अधिकारों का अत्यधिक विस्तार हुआ। अब देखेंगे ये सकारात्मक है कि नकारात्मक? सकारात्मक। ये सकारात्मक है कि फंडामेंटल राइट्स को आगे बढ़ाया गया। दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी शक्ति को प्रतिबंधित किया गया। जुडिशरी हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ओवर द आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट। न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका की स्वेच्छाचारी शक्ति को नियंत्रित किया गया और आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया। Therefore, judiciary has propounded the notion of basic structure. अगला, चुनाव सुधार सूचना का अधिकार। चुनाव सुधार सूचना का अधिकार। चुनाव सुधार सूचना का अधिकार। सुशासन, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, राइट टू इंफॉर्मेशन, गुड गवर्नेंस, सुशासन जैसे विषयों पर न्यायपालिका के द्वारा सुशासन जैसे विषयों पर न्यायपालिका के द्वारा सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया गया। जुडिशरी played a very active role. न्यायपालिका के द्वारा सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया गया। तो यहां से आप देखेंगे कि सब आपको लगेगा सकारात्मक है कि हर मामले में देखेंगे कि जुडिशरी ने जो अपना काम बखूबी किया। और अगला भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अगला पॉइंट, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका के कारण निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जैसे संस्थाओं को भी शक्तिशाली आधार प्राप्त हुआ। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल institutions were strengthened due to the positive role of judiciary, like CAG, Election Commission of India. अब देखेंगे और हम इसका एग्जाम्पल आपको बता दें कि CAG है, इलेक्शन कमीशन है, ये तो केवल आदेश देते हैं और इनके आदेशों को बाध्यकारी किसने बना दिया? न्यायपालिका ने। और यहां तक आप देखेंगे कि न्यायपालिका के विजिलेंट रोल ने आज आप याद रखिए, वाई जुडिशरी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आजकल जनमत का जमाना है और हमारे राजनेता न्यायपालिका के निर्णय से कम न्यायपालिका के निर्णय के बाद होने वाले जनमत से बहुत डरते हैं। पब्लिक ओपिनियन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इन डेमोक्रेसी। जनमत का लोकतंत्र बड़ा प्रभाव होता है और न्यायपालिका कोई डिसीजन देती है जनमत को प्रभावित करती है। इसलिए न्यायपालिका का एक बड़ा सकारात्मक रोल है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन
एक बात याद रखिए दोस्तों कि हम लोकतंत्र में कभी भी न्यायपालिका की इतनी बड़ी भूमिका का समर्थन नहीं करेंगे। इसका मतलब जनहित याचिका